11 petition was in Kerala High Court, 3 petitions in Supreme Court and 2 petitions in Tamil Nadu Court, Chennai High Court. तो हमारे पास क्योंकि हमारे साथ कोई स्टूडियो नहीं था, हमारे साथ कोई फाइनेंसर नहीं था। मेरी जो प्रोड्यूसर है विपुल शाह, ही इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर, बट उनके पास इतने बड़े एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए भी उनके पास इतने पूंजी नहीं थे। लेकिन एनीवे हमने फिल्म कंप्लीट किया, ट्रेलर रिलीज से लेकर फिल्म रिलीज तक की, कि हम लोग आरएसएस बीजेपी के लिए फिल्म बना रहे थे, एजेंडा है एंड ऑल दिस। वो केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक भी पिटीशन खड़ा नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि हमारी फिल्म समाज परिवर्तन की कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश की सोच बदलेगा। कैसे बदलेगा मैं आप लोगों को बताऊं। इस देश में एक जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल बातें कर सकता हूं कि हमारे देश में नैरेटिव कैसे बनाया जाता है सिनेमा की। क्योंकि इस देश की फिल्म को बोला जाता है, भारतीय सिनेमा बोला नहीं जाता, बोला जाता है बॉलीवुड। ये बॉलीवुड ये कभी नहीं बोलते हैं। ये बात राकेश जी के साथ हम लोगों ने कई बार शेयर की है कि ईरान की सिनेमा को ईरानवुड नहीं बोलते हैं, या जर्मनी की सिनेमा को जर्मनी वुड नहीं बोलते हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा को कैसे बॉलीवुड बोला जाता है आज तक समझ में नहीं आया। और रिसेंटली मैं रायपुर में गया था मेरी नेक्स्ट फिल्म के सिलसिले में, पता चला रायपुर में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में फिल्म बन रहा है, उसका नाम है छलीवुड। तो ये जो मतलब आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, लेकिन सोचिए जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं, अभी तक ऊंट की कल्चर हमारी दिल से नहीं गए। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, छलीवुड बना रहे हैं। जिस दिन भारतीय सिनेमा नहीं बनेगा तो नैरेटिव कैसे बदलेगा। हमें सिखाया गया, जिस तरह भारतवर्ष में यह बोला जाता है कि अरे टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, वो तो टेररिस्ट है, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं था। लेकिन मैं जब मेरी फिल्म में टेररिज्म की बात की तो बोलते आप मुसलमानों को वो कर रहे हैं। ये क्या डायकोटोमी है। केरल में टेररिज्म का नाम लेते ही लोग मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाते हैं। ये लोग बोलते नहीं है कि 32% केरल में जो मुसलमान है उनकी वोट चाहिए उनको। 19 साल की केरल की बच्ची ने, मुसलमान लड़की ने बोला है, भैया आपने देश के लिए सर्विस की, मेरे रिलीजियन के लिए सर्विस की है। मेरे रिलीजियन को जिस तरह आईसिस वाले ने बदनाम कर रहा है, आपने उसको दिखाया। हर देशभक्त को यह फिल्म देखना चाहिए। आप बताइए, एक छोटी बच्ची बोल सकती है, एक भी मुसलमान लीडर खड़े क्यों नहीं है। ये क्यों नहीं बोला कि ये आईसिस की जो कॉन्स्पिरेसी केरल में चल रहा है, जो लड़कियां मेरी फिल्म की सपोर्ट में 26 लड़की केरल बॉम्बे में आई थी, ये बोलने के लिए कि ये किसी की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। ये यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा। पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे कहानियां हमें मिला, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिले। तो कुछ लोगों ने बोला था, ये शायद रायपुर में किसी ने बोला था कि बॉम्बे की प्रोड्यूसर 100 करोड़ कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं, लेकिन केरला स्टोरी 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए बना। ये मूवमेंट जिसकी क्रेडिट मैं नहीं लेता, आम लोगों की क्रेडिट है कि ये फिल्म अभी सिनेमा हॉल से चले गए, लेकिन एक परमानेंट इंप्रिंटेशन छोड़ा और लोगों ने ये डिसाइड कर लिए कि ये सब्जेक्ट को मरने नहीं देंगे, सब्जेक्ट को खत्म होने नहीं देंगे। और सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी फिल्म देखा, और जिन लोगों ने देखा नहीं, और पता नहीं इंदौर में उसकी स्क्रीनिंग अभी हो रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ओटीटी में आने वाले हैं, टीवी में आने वाले हैं। तो
प्लीज देख लीजिएगा। हिंदी मेरा भाषा नहीं है, तो और मुझे बोला गया हिंदी में बात करने के लिए, तो बंगालियों को आप लोग बहुत छुटकारा दे देते हैं, हमारी हिंदी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कर लीजिएगा। और कभी कभी आज से 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले मेरी बात सुनने के लिए जो आते थे वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स होता था, जहाँ पे मैं क्लास या वर्कशॉप करने जाता था। तो आज जो लोग आए हुए हैं, ये मेरी पिछले 8 साल की जो द केरला स्टोरी की जर्नी था और 2 महीने की जो एक्सपीरियंस था, उसकी बदौलत आप लोगों ने आए हैं। मेरी बात सुनने के लिए लोगों ने आजकल मुझे मौका देते हैं बात करने के लिए, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। ये है समाज परिवर्तन की भूमिका, क्योंकि इस रूम में, इस हॉल में जितने लोग हैं वो मेरी गांव के बारे में, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जलपाईगुड़ी, उसके बारे में कोई नहीं नाम, ज्यादातर लोग नाम नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ है। वो एक असम बंगाल बॉर्डर में एक छोटा सा कस्बा है। जब मैं स्कूल में जाता था, बरसात में स्कूल बंद हो जाता था क्योंकि बारिश में पानी गिरता था, तो क्लासरूम में क्लास नहीं होता था। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं था। जब मैं कलकत्ता से, जलपाईगुड़ी से कलकत्ता आया पढ़ाई करने के लिए, तब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। और उस समय पे आपको मालूम होगा 1967 में बहुत बड़ा एक बाढ़ आया था नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पे 21,000 लोग एक रात को मर गए थे। तो सिनेमा हॉल जैसे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। 70s में आके नॉर्थ बंगाल में सिनेमा हॉल बना, तो नॉर्थ बंगाल की लोग, पर्टिकुलरली मेरी फैमिली को लगता था सिनेमा तो भगवान स्क्रीन में डाल देता है, कोई सिनेमा करके कोई बनाता है सिनेमा, ये पता ही नहीं था। तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन सपना था फिल्म बनाऊंगा। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिल्म इंस्टीट्यूट, ये सब करने के बाद मेरी जब पहला फीचर फिल्म 2007 में बना, द लास्ट मॉन्क, इसकी प्रीमियर था कान फिल्म फेस्टिवल में। तो मुझे बहुत संकोच था क्योंकि वो मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था, उससे पहले मैंने पासपोर्ट बनाया। तो पहला फॉरेन ट्रिप था, बहुत डर था बात कैसे करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरी प्रोड्यूसर और मुझे जाने आने की टिकट और वो दिया था। तो मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था और उस समय हार्ड डिस्क नहीं था, बड़े बड़े कैन लेके जा रहे थे, जो सिनेमा की कैन होता था ना। तो एक तो इमोशन बहुत ज्यादा था, ओवरवेलमिंग था इमोशन। मैं जब फ्लाइट लैंड कर रहा था, उसकी नियर बाई एक मतलब कान में एयरपोर्ट नहीं है, उसके बगल में एक शहर है निस में एयरपोर्ट है। तो मेरी आंखों में आंसू था कि पहले जिंदगी में जो सपना देखा था वो पहले बार सक्सेसफुल होते जा रहा है। तो टेंशन बहुत ज्यादा था कि मैं बात कैसे करूंगा, वो लोगों को समझाऊंगा कैसे कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। तो एयरपोर्ट के बाहर जो फेस्टिवल की जो ऑफिस था, वहां पे आके रियलाइज हुआ उनके साथ और मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो मुझे पहले बार रियलाइज हुआ कि मैं एक छोटे से गांव से जर्नी शुरू करके जब यहाँ पे पहुंच सकता हूँ और सीना तान के मेरी फिल्म दिखा सकता हूँ, तो इस भारतवर्ष में 140 करोड़ की सब लोग वो कर सकता है। तो मुझे पहले बार महसूस हुआ कि जो हमारी एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने जो बोला था कि इम्पॉसिबल करके कोई शब्द नहीं होता है, वो सही में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप सपना देखना जानते हैं तो वो आप रियलाइज कर सकते हैं, वो सपना आप सफल कर सकते हैं। असंभव करके कोई शब्द नहीं होता है। और इसलिए आज आप मुझे सुनने आए हैं, वही गांव का हूं मैं, और वही जगह से ही मुझे सबसे ज्यादा एहसास होता है बीइंग एन इंडियन कि सिनेमा का क्या रोल हो सकता है, सिनेमा का समाज परिवर्तन क्या, इंसान दुनिया बदल सकता है, ये सिनेमा का इतनी पावर है।
केरल स्टोरी की कुछ जानने की बात करूंगा तो आप लोगों को ये एहसास होगा, समझ में आएगा कि ये एक केरल स्टोरी एक सिनेमा नहीं रह गया। मैं सिनेमा बनाने गया था एज अ सिनेमा स्टूडेंट, एज अ सिनेमा लवर, सिनेमा बफ। मैं एक फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य था, लेकिन अनजाने में ये एक देश के एक बदलाव लाएगा, एक देश की एक जागरूकता लाएगा, ये मुझे मालूम नहीं था। ये मैंने देखा पिछले 2 महीने में। मुझे मालूम नहीं था ये फिल्म रिलीज होगा कि नहीं। ये लग रहा था कि ये फिल्म रिलीज करने दिया जाएगा कि नहीं। जिस तरह की रिएक्शन था, मुझे याद है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मेरी फिल्म की टीजर रिलीज हुई थी। उसमें इतनी ज्यादा रिएक्शन था, इतनी गंदे गंदे गालियां हमें मिल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मेरी प्रोड्यूसर विपुल शाह तो सोशल मीडिया में नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्शन कैसे दे। लेकिन हम लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। ये हमें एक विजडम किसी ने दिया था कि रिएक्ट मत करना। लेकिन रिलीज की 10 दिन पहले जब हमारी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तब हमारे खिलाफ 18 कोर्ट केसेस था। 11 पिटिशन वाज इन केरला हाई कोर्ट, 3 पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट एंड 2 पिटिशंस इन तमिलनाडु कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट। तो हमारे पास क्योंकि हमारे साथ कोई स्टूडियो नहीं था, हमारे साथ कोई फाइनेंसर नहीं था। मेरी जो प्रोड्यूसर है विपुल शाह, ही इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर, बट उनके पास इतने बड़े एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए भी उनके पास इतने पूंजी नहीं थे। लेकिन एनीवे हमने फिल्म कंप्लीट किया। बिलीव करिए 4 तारीख शाम तक 18 की 18 पिटिशन खारिज हो गया और हम कोर्ट में जीते। और इवन फॉर दैट मैटर केरल हाई कोर्ट की 11 पिटिशन खारिज हुआ था। तो जो लोग हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे थे, वो 10 दिन, जिस 10 दिन हमारी फिल्म रिलीज हुई, ट्रेलर रिलीज से लेकर फिल्म रिलीज तक की, कि हम लोग आरएसएस बीजेपी के लिए फिल्म बना रहे थे, एजेंडा है एंड ऑल दिस, वो केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक भी पिटीशन खड़ा नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि हमारी फिल्म समाज परिवर्तन की कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश की सोच बदलेगा। कैसे बदलेगा मैं आप लोगों को बताऊं। इस देश में एक जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल बातें कर सकता हूं कि हमारे देश में नैरेटिव कैसे बनाया जाता है सिनेमा की। क्योंकि इस देश की फिल्म को बोला जाता है, भारतीय सिनेमा बोला नहीं जाता, बोला जाता है बॉलीवुड। ये बॉलीवुड ये कभी नहीं बोलते हैं। ये बात राकेश जी के साथ हम लोगों ने कई बार शेयर की है कि ईरान की सिनेमा को ईरान वुड नहीं बोलते हैं, या जर्मनी की सिनेमा को जर्मनी वुड नहीं बोलते हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा को कैसे बॉलीवुड बोला जाता है आज तक समझ में नहीं आया। और रिसेंटली मैं रायपुर में गया था मेरी नेक्स्ट फिल्म के सिलसिले में, पता चला रायपुर में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में फिल्म बन रहा है, उसका नाम है छलीवुड। तो ये जो मतलब आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, लेकिन सोचिए जब हम अमृतकाल मना रहे, 75 साल मना रहे, अभी तक ऊंट की कल्चर हमारे दिल से नहीं गए। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, छलीवुड बना रहे हैं। जिस दिन भारतीय सिनेमा नहीं बनेगा तो नैरेटिव कैसे बदलेगा। हमें सिखाया गया कि एंटरटेनमेंट, तुम बाबा गरीब लोग हो, तुम्हारी कोई एंटरटेनमेंट की डिसीजन मैं लूंगा। एक प्लान्ड वे में भारतीय सिनेमा को खत्म कर दिया जा रहा था। तो नेचुरली मुझे मालूम था कि हमारी सिनेमा को केरल स्टोरी की जो अपोजिशन होगा, इसके बारे में हमें पता चल गया था। नहीं तो एक फिल्म, सुदीप्तो सेन नाम कोई नहीं जानता है, उसके खिलाफ 18 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बैठे बोल रहे हैं क्या ये चीज, ये फिल्म क्या है। उन्होंने एक संडे को बैठ के फिल्म देखा, फिल्म देख के बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की। आप अगर लाइव लॉ में एक वेबसाइट है लाइव लॉ, जाके हमारी फिल्म की आर्गुमेंट देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, सीख मिलेगा उसमें
कि पहले बार इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इतने इंटरेस्टिंग सारे बातें की। और अभी अभी जब आदिपुरुष को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। तो मेरा वो 10 दिन मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट था, जिस दिन हमारी 27 अप्रैल हमारी फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुई थी और 5 मई हमारी फिल्म रिलीज हुई थी। तो ये 10 दिन में हमें समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाले हैं। जिस तरह हम लोगों को धमकियां मिल रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट दो हाई कोर्ट को बिजी कर दिया गया है ताकि और कोई टॉपिक पे बात ना हो, सिर्फ केरला स्टोरी लेके बात हो। प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा क्या इशू हम लोगों ने बात कर लिया। हमने तो 3 लड़की की कहानी बोलने गए थे, 50,000 लड़की 32,000 लड़की की कहानी। तो पता चला कि 32,000 नहीं, अगर ये प्रूफ हो जाए वो नंबर 32,000 नहीं है, वो नंबर 31,719 है या 33,140 है, तो हम लोग झूठे प्रूफ हो गए। तो ये फिल्म ही झूठ है। तो एक नेशनल एजेंडा चला एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कि किसी भी हालत पे सुदीप्तो सेन और विपुल शाह को झूठे प्रूफ कर दो, ये 32,000 नंबर है नहीं। अगर ये प्रूफ हो जाए, इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इस देश की एक लड़की अगर परेशान है, उनकी आंखों के आंसू पोंछ नहीं पाए, तो ये देश के लिए शर्म की बात है। सबकी सर झुक जाना चाहिए अगर एक लड़की अफगानिस्तान की जेल में पड़े हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अभी तो मेरी रिसोर्सेस के थ्रू 4 लड़की को ढूंढ के निकाला एक ही जेल में, वो तो अलग बात है। तो मेरी ये कहना है कि ये लोग पहले बार, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये देश की मामला है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मेरी एहसास। वो 10 दिन मैंने कैसे बिताया और उसके बाद की 2 महीना मैंने क्या बताया। ये जो लेफ्ट लिबरलों की जो दुनिया है ना, मुझे कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए कोई ना झिझक है, ना कोई हेजिटेशन है। आई मीन, आई थिंक टाइम हैज कम टू टेल द ट्रूथ। जिस तरह भारतवर्ष में ये बोला जाता है कि अरे टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, वो तो टेररिस्ट है, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं था। लेकिन मैं जब मेरी फिल्म में टेररिज्म की बात की तो बोलते आप मुसलमानों को वो कर रहे हो। ये क्या डायकोटोमी? केरल में टेररिज्म का नाम लेते ही लोग मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाते हैं। ये लोग बोलते नहीं है कि 32% केरल में जो मुसलमान है उनकी वोट चाहिए उनको, नहीं तो केरल में गवर्नमेंट नहीं बनेगा। तो इनको प्रूफ करना था कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। तुम लोग आईसिस की निंदा करो ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे ये अजीब सा लगता है कि एक वॉइस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मुझे बोला है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं। एक 19 साल की केरल की बच्ची ने, मुसलमान लड़की ने बोला है, भैया आपने देश के लिए सर्विस की, मेरे रिलीजियन के लिए सर्विस की है। मेरे रिलीजियन को जिस तरह आईसिस वाले ने बदनाम कर रहा है, आपने उसको दिखाया। हर देशभक्त को यह फिल्म देखना चाहिए। आप बताइए, एक छोटी बच्ची बोल सकती है, एक भी मुसलमान लीडर खड़े क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं बोला कि ये आईसिस की जो कॉन्स्पिरेसी केरल में चल रहा है, जो लड़कियां मेरी फिल्म की सपोर्ट में 26 लड़की केरल बॉम्बे में आई थी, ये बोलने के लिए कि ये किसी की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। ये यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि एक फिल्म, इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़े बड़े लीडर, मतलब इतने बड़े बड़े लीडर आके फिल्म को गाली दे रहा था, तो लगता है कि सिनेमा की बहुत बड़ा ताकत है समाज की बदलने में। तो मैं आपको किस तरह बताऊं, मैं कुछ दिन पहले, 1 महीना पुराने बात है, मैं मध्य प्रदेश की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के फिल्म देख रहा था। मैंने एक चीफ मिनिस्टर को पहले बार, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं ना पॉलिटिक्स समझता हूं, एक चीफ मिनिस्टर को रोते हुए फिल्म देखना मैं पहले बार देखा। मतलब शिवराज जी 10 मिनट बाद से पूरे फिल्म से रोते गए और आंख पोंछते गए।
मैं बताऊं एक कहानी में, हम लोग क्या करते थे, एक्साइटमेंट था तो अलग अलग हॉल में ना हम बिना बताए चले जाते थे हॉल का रिएक्शन देखने के लिए। बिलीव करिए, मेरे बगल में मेरे एक दोस्त था, उसके साथ उसकी कोई फीमेल सहेली थी, वो दोनों हाथ पकड़ के बैठे थे। आधा घंटा फिल्म हुआ, मैंने देखा कि वो लड़की, उसके बगल में कोई अनजान लड़की थी, दोनों लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे थे और दोनों रो रहे थे। तो मुझे ये लगता है, और जिस तरह की, ये तो मैं एक दो और भी कहानी आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की पिछले 2 महीना पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे कहानियां हमें मिला, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिले। तो कुछ लोगों ने बोला था ये शायद रायपुर में किसी ने बोला था कि बॉम्बे की प्रोड्यूसर 100 करोड़ कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं, लेकिन केरला स्टोरी 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए बना। ऑनेस्टली जब मैं फिल्म बना रहा था, मुझे यह मालूम नहीं था कि फिल्म की इतना ताकत है। लगता तो था, मैंने रशिया में देखा, रशिया में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी हिस्ट्री पढ़ा, कंबोडिया में पढ़ा, चाइना में पढ़ा, सिनेमा क्या क्या रोल प्ले किए वो हमारी फिल्म हिस्ट्री में पढ़ाए जाते थे इंस्टीट्यूट्स में। अलग अलग थ्योरी बने, आइजनस्टाइन की थ्योरी बने, रशियन रिवॉल्यूशन के साथ ह्यूमन एंटीसिपेशन को मार्च करा के जो जो थ्योरी निकले हैं, ये थ्योरी हम आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। लेकिन साक्षात मैं अपने एहसास किया, मैं खुद रियलाइज किया जब केरल स्टोरी का स्टैटिस्टिक्स मिलने लगा। आप सोचिए कि केरला में हमारी फिल्म की ग्रॉस इनकम है 2.7 करोड़। ये केरल की, अच्छा आप लोग और क्लियरली समझेंगे, 37 सिनेमा हॉल में केरल में फिल्म चल रहा था, जिसमें 77 हाउसफुल शो था। आप सोचिए, केरला जहां की चीफ मिनिस्टर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके गए थे, ये बोले थे कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म कोई सच्चाई नहीं है इस फिल्म में। उन्होंने उस दिन बहुत लोगों की नजर से गिर गए थे, क्योंकि जो बातें हमने फिल्म में बोला 2010 में, जब VS अच्युतानंदन दिल्ली में आके बोले थे कि केरला 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, 77 हाउसफुल शोज इन केरला, मतलब किसी ने बिलीव नहीं कर सकता। आपको और स्टैटिस्टिक्स दूं, आंध्रा में, हैदराबाद सिटी में, जहां पे RSS बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, हमारी फिल्म ग्रॉस किया है 23 करोड़, जो कोई हिंदी भाषा की फिल्म नहीं थी। ये बोलते हैं ना कि हम RSS बीजेपी की प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उस जगह पे जहां से बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होता है वो है हैदराबाद, KCR की गवर्नमेंट है वहां पे। 23 करोड़ ग्रॉस किया है हमारी फिल्म। बिहार में एक नॉन बीजेपी RSS गवर्नमेंट वाले सरकार की राज्य की नाम बोलूं, हर जगह पे हमारी फिल्म, तो विवेक अग्निहोत्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब कश्मीर फाइल एक बहुत ही सक्सेसफुल, जो भारत की पहले बार भारत पे आत्मा को झिंझोड़े थे सिनेमा की पर्दे में, हर जगह पे हमारी फिल्म कश्मीर फाइल की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गए। ये क्रेडिट वाली बात नहीं है, ये बात उनके लिए जवाब है जो बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा फिल्म अगर काम करता इस देश की साइकी में, तो आदिपुरुष जैसे फिल्म की इतने बुरे हाल नहीं होता जो 7 दिन में खत्म हो जाता। तो RSS बीजेपी की शाखाओं में ये इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली नहीं दिया गया था कि केरला स्टोरी को सक्सेसफुल बनानी है। अगर दिया होता और उसकी वजह से होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बायोपिक भी सक्सेसफुल होते और आदिपुरुष भी सक्सेसफुल होते। भारतवर्ष के लोगों को
अंडर एस्टिमेट करना अब बंद होना चाहिए। अच्छे सिनेमा की नैरेटिव और अच्छे सिनेमा की इंपैक्ट क्या हो सकता है वो केरला स्टोरी ने दिखाया, और सिर्फ बॉम्बे में या दिल्ली में नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने में दिखाया। बेशक बहुत लोगों ने इस फिल्म की फ्री शो करवाए, तो मुझे यह लगता है कि हमारी सक्सेस है, हमारी समाज की इकट्ठा आने का, एक भारत की लड़कियों की एक मूवमेंट चला था, सेव इंडियन डॉटर्स। ये मूवमेंट हमने नहीं चलाया था, रायपुर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मूवमेंट चलाए थे। ये बहुत दिन, 3 दिन 4 दिन ट्रेंड करते रहे। कमिंग बैक टू द होल प्लानिंग अबाउट केरला स्टोरी, जिस दिन मैं 2014 की बात थी, 2014 में मैं केरल त्रिवेंद्रम में था। आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने ये घटना के बारे में सुने थे, जो सारे देश की नजर इस सब्जेक्ट के ऊपर आया था। ये आथिरा नाम की एक लड़की की कहानी थी, 19 साल की लड़की थी, जिनकी इंडोक्ट्रिनेशन होकर ब्रेन वॉश हो चुका था। और आथिरा का शादी हो जाता है एक लड़के से, शादी होने के, एक मुस्लिम लड़के से। शादी होने के बाद अगले 2-3 दिन में उसको पता चलता है कि उसका पासपोर्ट बन चुका है, उसकी सीरिया की वीजा बन चुका है, उसकी जानकारी के बगैर। और तब उसने, वो लड़की ने, छोटी सी लड़की ने ताकत दिखाई और वो वहां से भाग के घर आया और नियरेस्ट एक मंदिर में उसने दोबारा धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में वापस आई। लेकिन उसको प्रेस, जब खबर पता चल गया, पुलिस स्टेशन गई हो, जब प्रेस, सरकारी मशीनरी, पुलिस उसको चेस कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज था, तो उसने, वो लड़की नर्वस हो गई थी। तो वो, उसका माँ बाप ने डिसाइड किया कि उसका गांव में चले जाएंगे, ताकि वो लड़की को थोड़ा सा प्रेस वगैरह से थोड़ा सा अलग रख सके। उसका गांव था कासारगोड करके, एक्सट्रीम नॉर्दर्न एक डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे ज्यादा ये कन्वर्शन की प्रॉब्लम उस जगह से है, उस जगह से शुरू होता है। मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों को उस उत्तरी केरला के बारे में बात करूंगा। तो वो शाम को एक ट्रेन लेता है माँ बाप के साथ और सुबह कासारगोड पहुंचते हैं। कासारगोड स्टेशन से उसकी गांव था 25-30 किलोमीटर दूर। जब वो गांव पहुंचता है, देखता है पिछले रात को उसके घर को आग लगा के उसके घर को बिल्कुल बराबर कर दिया था, एकदम पूरे खत्म हो गया था उसकी घर। तो ये घटना सुनने के बाद मुझे 2 अद्भुत फीलिंग हुई। एक हुआ कि ये कोई आम कन्वर्शन की इशू नहीं है, ये कन्वर्शन का मामला तो है जरूर, लेकिन आम कन्वर्शन मामला नहीं है। इसमें कुछ जरूर कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे शायद लोगों ने डिस्कस नहीं कर रहा है। तो उसकी एज अ फिल्म मेकर मेरा इंटरेस्ट तो था ही। तो नेक्स्ट घटना हुई, मैं कोची के पास एक जगह पे गए, एक घर में गए, उसी कनेक्शन लेके, जहां पे 12-13 ऐसे रिकन्वर्टेड लड़कियां घर में रह रही थी। उन लड़कियों में से एक टीचर थी, 3 टीचर थी, कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन यंग थे सब ऐसे ही। मैं, आप लोग उसको, जिसको लाभ जिहाद बोलते हैं, मैं उसको लाभ ट्रैप जिहाद बोलता हूँ, या मैनिपुलेटिव जिहाद बोलता हूँ, मैनिपुलेटिव कन्वर्शन बोलता हूँ। ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार 12-13 लड़की वहां पे थी। उस घर की, उस फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया था। इतना सा दरवाजा खाली खुला था जिसकी लाइट से मैं इन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। 3 दिन से खाना नहीं खाए थे, क्योंकि वो लोग जब खाना लेके बाजार से आते थे, उसकी बैग छीन लिया जाता था, या बैग में जो सब्जियां होती थी उसको नाली में फेंक दिया जाता था। और इन 3 दिन से जो खाना नहीं खाए, वो लड़कियों की भूख से ज्यादा डर ज्यादा था। और वो 12-13 लड़की, आज भी आप लोग मिल सकते हैं उन 12-13 लड़कियों ने। उन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम है आशा विद्या समाजम, और वो 12-13 लड़की के साथ दिल्ली में, बॉम्बे में आए थे। आप पूरे इंडिया घूम रही है ये बोलने के लिए कि ये जो फिल्म बना, ये हमारी जिंदगी है। आज मीडिया
इन लोगों को ब्लैंकेट सपोर्ट दे रहा है। रास्ते में कहीं पे भी जा सकती है, ये लोग अभी तक जा नहीं सकती थी। तो इन लोगों से इंटरेक्शन के बाद, इन लोगों से मिलने के बाद और केरल स्टोरी की जो डिबेट के बाद जो सिचुएशन आज है, जो क्रिटिसिज्म हमारे नाम पे लगे हुए थे कि हमने बीजेपी आरएसएस की एजेंडा को प्रोपागेट कर रहे थे, हमने एंटी मुसलमान एजेंडा लेके फिल्म बनाए थे, वो क्रिटिसिज्म काफी कम हो गया। लेकिन एक चीज जो हुआ जिससे मुझे लगता है कि आज की जो सब्जेक्ट है सिने जगत में समाज की परिवर्तन की भूमिका, ये मूवमेंट जिसकी क्रेडिट मैं नहीं लेता, आम लोगों की क्रेडिट है कि ये फिल्म अभी सिनेमा हॉल से चले गए लेकिन एक परमानेंट इंप्रिंटेशन छोड़ा और लोगों ने ये डिसाइड कर लिए कि ये सब्जेक्ट को मरने नहीं देंगे, सब्जेक्ट को खत्म होने नहीं देंगे। और किसी भी वक्त किसी भी जगह पे इस तरह की इंसिडेंट जब भी हो रहा है, लोग आगे आके इस तरह इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जो एक डिस्टिंक्ट चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलता है कि रिलीजियस फैनेटिज्म इस देश की और कोई छुपे हुए रिश्ता इशू नहीं है। ये पब्लिकली बहुत डिस्टिंक्टिवली इसको हमने अलग कर चुके हैं, और ये असर पूरे देश को में देखने को मिल रहा है। इसमें मालूम नहीं कि किन किन पॉलिटिशियंस की दुकान बंद हुई है। एटलीस्ट जो रेस्पॉन्स सोशल मीडिया से हमें मिलता है या पर्सनल कम्युनिकेशन से मिलते हैं, उसमें देश की लड़कियां बहुत सेफ महसूस करते हैं। इसमें तो कोई मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है या कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये समझने के भी ये हो भी सकता है, ये हो चुका है। और ये आगे इस तरह की सब्जेक्ट लेके लोग जो अवॉइड करते थे पब्लिक फोरम में बात करना, एटलीस्ट ये हमारी समाज की अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं कि सामने आके बात करना और इस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली टारगेट करना। ये लेफ्ट नैरेटिव वंस अगेन बीइंग चैलेंज्ड इन आवर सोसाइटी, ये हमारी फिल्म की सक्सेस करके मैं मानता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ 300 करोड़ कमाए मेरी फिल्म या 3.5 करोड़ लोगों ने ये फिल्म को देखा, लेकिन 3.5 करोड़ ये नंबर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इन 3.5 करोड़ की जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। तो मेरी डिस्कशन को अगर मैं शॉर्ट करूं और खत्म करूं तो मैं इस जगह पे बंद खत्म करना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई की और उसकी जवाब में जो एक कॉन्शियस क्रिएट हुआ है इस देश में, उसको ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। ये इरिवर्सिबिलिटी देश में रहने वाले हैं। तो आप लोगों की ये कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा बदलाव की तरफ इंडिकेट करता है, बदलाव की तरफ ले जाते हैं हमारी ओपिनियन को कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आगे कैसे फिल्म बनेगा या क्या फिल्म बनेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट फिल्म है उसका अनाउंसमेंट के बाद आपको अंदाजा नहीं होगा, मतलब मेरी नेक्स्ट फिल्म का नाम है बस्तर, जहां पे मैं लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट मूवमेंट के बारे में बात करूंगा। ये भी मैं बहुत दिन से इसके ऊपर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक गांव से 10 लोगों को किडनैप किया गया टू सेंड अ मैसेज टू अस दैट we immediately stop making the film। तो ये 2-3 सब्जेक्ट जो टॉपिक में अभी हम लोग काम कर रहे हैं या फिल्म आने वाले हैं, जैसे एक फिल्म आ रहा है हमारी बहुत अच्छे मित्र संजय पुराण सिंह चौहान की 72 बूढ़े। तो ये फिल्म एक ऐसे सब्जेक्ट में है जिसकी पब्लिकली वो लोगों ने जो एक मीथ है, जिस मीथ को जिसको अनफोल्ड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में यूथ, मुस्लिम यूथ इस चक्कर में, इस प्रोपेगेंडा में
कितने संख्या में रेडिकल फोर्सेस के हाथ में चले गए, आईसिस, अलकायदा, तालिबान की इन्फ्लुएंस में चले गए, क्योंकि उनको मरने के बाद 72 घोड़े मिलेंगे। तो इस तरह की नैरेटिव अगर हमारी देश में सिनेमा ला सकते हैं तो आज शायद, हाँ मतलब डिस्कस तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे। राकेश जी के साथ हम लोगों ने कितने सालों से भारतीय सिनेमा की पहल कर चुके हैं, तो एटलीस्ट केरला स्टोरी इतना प्रूफ किया है कि ये पॉसिबल है एंटरटेनमेंट की नया डेफिनेशन क्रिएट करना और भारतीय डेफिनेशन क्रिएट करना, जो परमानेंटली इस समाज में जो सोच हमारे लिए एक आउट ऑफ बाउंड करके रखा गया था, वो हम ओन करें, हम डिसाइड करें कि हमारी एजेंडा हमें एंटरटेन करेंगे। क्योंकि मैं पेपर लेके भाषण नहीं देता, मुझे मेरे दिल में जो आता है, दिमाग में जो आता है, मैं गांव से हूं, जो दिमाग में आता है मैं बोलता हूं। ये फिल्म के सक्सेस के बाद 10 प्रोड्यूसर मुझे फिल्म बनाने के लिए ऑफर दिए और मैं चाहूं तो 10 फिल्म का साइन करके उनसे मोटे मोटे पैसा लेके साइन कर सकता हूं, लेकिन मैं एक भी फिल्म साइन नहीं किया। मैं सिर्फ बस्तार बनाना है इसलिए मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की। और मैं आप लोगों को मतलब क्लियरली बता रहा हूं, मैं वो 10 फिल्म साइन करूंगा जो लेफ्ट रेडिकल्स की, जो लेफ्टिस्टों की जो एजेंडा है उसको तोड़ने के लिए जो होगा, तो एटलीस्ट अगले 5 साल में वो फिल्म बनेगा। एटलीस्ट मेरी और मेरे, मैं तो नहीं बना पाऊंगा ना इतने सारे फिल्म, तो मैं कुछ ग्रुप को दूंगा, मैं प्रोड्यूसर रहूंगा या क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहूंगा, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं इतना बोल सकता हूं, मैं एटलीस्ट ये नहीं होने दूंगा कि आप लोग सपना देखना पसंद करते हैं, मैं सपना बेचूंगा। मैं वो सपना बेचूंगा जो सपना बोलेगा कि भारतवर्ष के लिए कल एक नया सूरज उगेगा, भारतवर्ष के लिए नया भारत। मैं वो 10 फिल्म को साइन करूंगा। ये मेरा 300 करोड़ का पावर दिए हैं मुझे, और मुझे कोई पैसा मुझे खरीद नहीं पाएगा, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होता है। मैं आज भी डिजाइनर कपड़ा नहीं 300 रुपया का शर्ट भी पहनता हूँ। तो इसलिए मुझे आप लोगों की प्यार मुझे मिला और मैं बहुत प्राउड हूँ आज। मैं प्रॉमिस भी नहीं करता, लेकिन ये देश मेरा है, मैं मेरी घर पे जो भी कुछ करूं, कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर मैं एफर्ट लूं कि करने के लिए, तो मैं करने की कोशिश तो करूंगा। एक फिल्म से अगर इतने आशीर्वाद मिल सकता है तो और भी मिलेगा ना, तो आप लोग सब मिलके करेंगे ना बदलाव। केरल में ये बात तो सच है, आज भी कन्वर्शन जारी है, आज भी कन्वर्शन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह शालिनी और गीतांजलि को मरना तो नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक शुरुआत है। 2 महीना बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा, रात भर सो नहीं पाते थे, रात भर दिन भर डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें देखना होता था। रात को जब सोने जाते थे खबर आता था 4 पायरेटेड साइट मिल गया, तो हमने एक अमेरिकन पायरेटेड एंटी पायरेसी कंपनी को एंगेज किया था। सो वो लोग रात को काम करते हैं क्योंकि वो उनका सुबह है, तो रात भर हम लोग वो पायरेटेड साइट को ब्लॉक करते थे। सो 2 महीना बहुत स्ट्रगल गया। तो आज ऑनेस्टली स्पीकिंग पहला ऐसा प्रोग्राम है, कल शाम को बॉम्बे में मिड डे करके एक मैगजीन का प्रोग्राम था, वहां पे अचानक पता नहीं मीडिया हमें सपोर्ट कर दिया कि उनको भी लगा बदलाव आ रहा है शायद। हम तीनों को, मुझे, मेरी प्रोड्यूसर को और मेरी लीड एक्ट्रेस को लोगों ने आइकॉनिक डायरेक्टर, आइकॉनिक प्रोड्यूसर और आइकॉनिक एक्ट्रेस अवार्ड दिया। और वो था मेरी 2 महीने की मेहनत की पहला ब्रेक। और आज सुबह से जो इससे पहले कुछ यंग लोगों के साथ इंटरेक्शन था और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई। सॉरी मैं आप लोगों को सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों की साइकोलॉजी मालूम है, समझ में आ रहा है। आप लोगों ने बहुत मुझे विश किया है, तो आप लोगों का स्माइलिंग फेस देख कर क्लैपिंग से तो पता चल जाता है। मेरा ये कहना था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिलैक्सेशन की टाइम हुआ, क्योंकि 2 महीना मेहनत के बाद मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो मैं मालदीव नहीं जाऊंगा, मैं आज भोपाल में, इंदौर में हूँ, 16 तारीख, इसके बाद बैंगलोर है। इस तरह की प्रोग्राम है
तो मैं ये करके नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं मेरी दर्शक को तैयार करूंगा और मैंने मेरी एजेंडा सेट कर लिया, अगर आप लोग आपकी एजेंडा बनाइए। थैंक यू सो मच।